हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर सेक्शन ए सेक्शन बी का हम पहले सॉल्यूशन करा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं आप। तो आज कराने जा रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में है 6 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में इन ट्राइंगल ABC DE and F are midpoints of BC, CA and AB respectively. Prove that triangle FBD similar to triangle DEF and triangle DEF similar to triangle ABC. तो इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ट्राइंगल FBD। तो ट्राइंगल FBD, ट्राइंगल FD ये है, ये सिमिलर करना है हमें ट्राइंगल DEF, यानी ये ट्राइंगल वाले सिमिलर करना है। तो हम यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है वो लेके चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी प्रूफ वाला पार्ट से शुरू करते हैं हम। बाकी गिवन दैट टू प्रूफ आप कर सकते हैं। यहाँ पे D इज द मिड पॉइंट ऑफ और E क्या है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये दोनों मिड पॉइंट हैं, E और D। BC साइड का मिड पॉइंट D है और E मिड पॉइंट है AC का। तो इसका मतलब क्या होगा? DE पैरेलल टू हम क्या लिख सकते हैं? AB। और रीजन में क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। उसी प्रकार से यहाँ पर F मिड पॉइंट है AB का। F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AB मतलब इन ट्राइंगल ABC। AB का मिड पॉइंट है F, E मिड पॉइंट हो गया AC का। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? FE पैरेलल टू BC। और जब FE पैरेलल टू BC है तो FE पैरेलल टू BD भी हो जाएगा। रीजन क्या है? BD इज पार्ट ऑफ BC। उसी प्रकार यहाँ पर जो D पैरेलल टू AB लिखा था, D पैरेलल टू AB लिखा था, तो क्या होगा? BF पैरेलल टू क्या हो जाएगा? D। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब क्या होगा? BDE F क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा। अब जब ये पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल B, या फिर एंगल FBD लिख सकते हैं। एंगल FBD इक्वल टू एंगल FED। दूसरा क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल BFD इक्वल होगा एंगल FDE और ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल, जिसमें FD क्या होगी? स्लैंट लाइन। अब यहाँ पर ट्रिपल A रूल के बजाय डबल A रूल भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल FBD सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यहाँ पे 2 ही एंगल्स हमने शो कर रखे, तो डबल A रूल लिख सकते हैं आप, तो दोनों सिमिलर होगी। अब क्या करना है आपको? प्रूफ ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC।
तो ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल DEF ये है, तो इसके बजाय हम ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल FBD के सिमिलर प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FBD। अब क्योंकि FBD को हम प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल DEF के, तो आप ऐसा करना कि ABC और FBD को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AFBD को कंसिडर कर लेते हैं FBD को। तो यहाँ पर एंगल B इक्वल टू एंगल B क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये तो हो गया कॉमन। F मिड पॉइंट है AB और D मिड पॉइंट है BC। D मिड पॉइंट ऑफ BC, तो क्या होगा, FD पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AC के। इसको लिखेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। अब जब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल BDF इक्वल टू एंगल BCF। BCF लिख लो या BCA लिख लो, क्या लिखेंगे इनको, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो डबल ए रूल्स है, ट्रायंगल FBD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए इसको, ये इक्वेशन नंबर 1। हालांकि हमने ये अलग पार्ट है। अब ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल FBD सिमिलर टू ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल FBD इसके सिमिलर है। इसका मतलब है DEF ABC के सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन चॉइस का है, बी पार्ट है। इन ट्रायंगल ABC P and Q are points on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC. Prove that the median AD drawn from A on BC bisects PQ. तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC दे रखा हमें और AD मीडियन है ट्रायंगल ABC की, और मीडियन क्या करती है, जो अपोजिट साइड है वर्टेक्स से ड्रॉन की गई जो AD है BC को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। BD इक्वल टू DC होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रूव करना हमें कि PR इक्वल टू QR, मतलब ये है बोलने का। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर प्रूफ से शुरू करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC बाइसेक्ट्स PQ। तो बाइसेक्ट्स PQ का मतलब हमें क्या करना, प्रूफ PR इक्वल टू QR करना है प्रूफ। और हमें क्या दे रखा है, हमें खाली ये मीडियन दे रखी है AD, और ये जो दे रखा है पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC दे रखा है। और तो यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को प्रूफ। तो हमें जो चीज़ दे रखा है PQ पैरेलल टू BC, ये सब चीज़ गिवन में आ जाएगा। और AD हमें मीडियन दे रखा है, तो AD मीडियन है, तो मीडियन का मतलब क्या हुआ, BD इक्वल टू DC। अगर AD ट्रायंगल ABC की मीडियन है तो BD इक्वल टू क्या होना चाहिए, DC होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ABD को कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल APR, अब क्योंकि हमें दे रखा है पैरेलल, PQ पैरेलल टू अगर BC होगा
तो पी आर पैरेलल टू बी डी होना चाहिए, पी आर पैरेलल टू बी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल क्या हो गया, कॉमन है। तो हम सीधे सिमिलरिटी ट्रायंगल का थ्योरम लगाएंगे, सीधे प्रूव करते हैं। ट्रायंगल जब भी ये लाइन पैरेलल हो इसके, तो ये एंगल, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो वही देख के हमने चलना है। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए पी आर के। अब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ए आर अपॉन ए डी इक्वल टू हो जाएगा पी आर, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो हम यही लेंगे साइड्स, पी आर अपॉन में बी डी। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही जो है इन ट्रायंगल ए क्यू आर एंड ट्रायंगल ए डी सी, इसमें भी ले लेते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ए आर अपॉन में ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में डी सी। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन में डी सी। अब क्या है कि ए डी क्योंकि मीडियन है, तो क्या होना चाहिए, बी डी इक्वल टू डी सी। रीजन में लिखेंगे ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, तो ये हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं दोनों को, यानी पी आर अपॉन बी डी क्यू आर, क्योंकि डी सी इक्वल टू बी डी है तो ये हो गया बी डी, कैंसिल हो गया। तो पी आर इक्वल टू क्यू आर हमारा प्रूफ हो गया। यानी इसका मतलब हुआ ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू ऑल्सो, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द सम ऑफ टू नंबर इज 18 and the sum of their reciprocal is 9/40. Find the numbers. तो sum of two numbers is 18। दोनों नंबर्स को, एक को अल्फ़ा मान लो एक को बीटा मान लो, तो क्या हो गया, दोनों का सम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 18। और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 9/40। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 9/40। अल्फ़ा प्लस बीटा में दे रखा है 18 अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 9/40। अल्फ़ा बीटा को दूसरी तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा 18 × 40 अपॉन में 9 2 जा कितना हो गया, तो कितना आ गया 80। तो अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया 80। अब हम क्या, हमें दोनों जीरोज़ निकालना है अल्फ़ा और बीटा, तो हमें निकालना पड़ेगा एक और इक्वेशन। और वो कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कितना है, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर हो गया 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 324। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 324 हो गया माइनस 4 अल्फ़ा बीटा कितना है 80। ये हो जाएगा 324 माइनस 4 × 32 320, यानी कितना हो गया 4 अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हालांकि प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन क्या है दोनों से वैल्यू वही निकलनी है सेम। तो अल्फ़ा बीटा
अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन तो एक ही लेनी पड़ेगी, तो हम अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये जो हमें दे रखा है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसमें से अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू -2 लो या अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2 लो, तो हम एक ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, इसी को 2 मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इक्वेशन नंबर ये 2 ले लिया हमने, तो अल्फ़ा माइनस बीटा और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा, यानी हमने फर्स्ट और 2 को ऐड करा तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू, दोनों को ऐड करके क्या हो गया 20, अल्फ़ा इक्वल टू 10 हो गया। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 18 में हमने अल्फ़ा इक्वल टू 10 रख लिया, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो दोनों में यही वैल्यू आएगी, तो दोनों जीरोज हमारे आ गए 10 और 8, दोनों नंबर्स यानी बोथ नंबर्स आर 10 and 8 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हमें पहले तो जीरोज निकालने पड़ेंगे इसके, 6x² - 5x + 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x² - 6 2x - 3x + 1, तो फैक्टराइजेशन करके आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 3x - 1 - 1, तो क्या आ जाएगा 3x - 1, तो ये आ गए दो फैक्टर हमारे 3x - 1 2x - 1। अब क्या है, इसके जीरोज आ गए, एक x इक्वल टू आ जाएगा 1/3, एक आ जाएगा x इक्वल टू 1/2, ये अल्फ़ा और ये बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और बीटा स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। अब जीरोज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, कोई भी पॉलिनोमियल हो तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह में क्या रख लेंगे हम x² माइनस अल्फ़ा की जगह में क्या रख लेंगे 1/9, अब की बार अल्फ़ा की जगह में क्या है अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर जीरोज है, तो अल्फ़ा की जगह में हम ये रख लेंगे 1/9 और बीटा की जगह में रख लेंगे 1/4, x प्लस दोनों का प्रोडक्ट होगा 1/9 मल्टी 1/4, ये हो जाएगा x² माइनस और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा इतना प्लस 1/36, 36 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 36x² माइनस 13x प्लस में 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अपॉन में 36 जो एलसीएम निकाल रखा उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, तो ये पॉलिनोमियल आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसमें सबसे पहले तो हम कैसे निकालेंगे इसको, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा और इक्वल टू 1 जो हमें दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको एक्सपेंड करके हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया हमारा, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1 - 1 तो 0 हो गया। अब इसको कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितनी होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या दे रखा हमें, ये निकल रखा हमारा 0, तो क्या हो गया 1। अब तो cos थीटा माइनस साइन थीटा
का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √1, जो क्या होता है +-1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, द मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। मान लिया वॉल क्लॉक ये है ना, इसका मिनट हैंड क्या है 18 सेंटीमीटर लेंथ का है। एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो पूरा 60 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, इन 60 मिनट्स 360 डिग्री घूमेगा मिनट हैंड। तो 35 मिनट्स में कितना घूमेगा वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई 35, ये हो जाएगा 6, कितना आ गया 6 पंजे 30 का 3 6, ये हो गया 210 डिग्री इतना घूमेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया। तो थीटा हमारा कितना आ गया 210 डिग्री। अब फॉर्मूला आपको पता है, एरिया, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जितना भी 35 मिनट्स जब हो जाएंगे तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा वो हमारा आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो। तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है यहाँ पे 210 अपॉन 360 मल्टी पाई 22/7 मल्टी आर कितना है 18 मल्टी 18। तो ये आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 11, ये हो गया 3। तो कितना आ गया 11 तियाँ 33। तो 33 को गुणा करनी है हमने 18 से, 18 तियाँ 54 का 4 हासिल 5, 18 तियाँ 54 5, 54 5 59, यानी हमारा आ गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये एरिया कवर करेगा 35 मिनट्स में मिनट हैंड, जिसका एरिया इतना आ गया। अब अगला क्वेश्चन इसका चॉइस का क्वेश्चन है। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट ओ सच दैट एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। ये हमें 60 डिग्री दे रखा है, ओ ए हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, हमें ये एरिया निकालना है। अब क्या है कि जो इसका एरिया निकालेंगे हम कैसे करके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर जो है ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब सवाल है कि एंगल ए ओ बी दे रखा 60 डिग्री। अब क्योंकि ओ ए इक्वल टू क्या होता है ओ बी, मतलब रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल हो गया। और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख लेते हैं, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तो ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो ये दोनों को अगर हमने एक्स एक्स मान लिया तो ये दोनों भी 60-60 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल जब ये 60 है तो दोनों इक्वल है, तो ये क्या ट्रायंगल ओ ए बी हमारा प्रूफ हो जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ओ ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला A²/4√3। और ए माने 14 साइड दे रखी है, तो ये सारा 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो क्या हो गया 14 × 14 अपॉन में 4 × √3 की वैल्यू कितने दे रखी 1.73। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14 यानी 49, 1.43 49 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9 तियाँ 27 का 7 हासिल 2, 9 चौको 36 2, 38 का 8 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12, 4 तियाँ 12 का 2 हासिल 1, 4 नंबर 4 चौको 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। ये क्या हो गया 7, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 2 10 का 0 हासिल 1, 5 1 4 1 7। डेसिमल यहाँ पे आ गया 17.07।
17.07, ये तो एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल्स का आया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी 60/360 मल्टी पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर हमारे पास है कितना 14 × 14, तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 16, 6 जा 2 3 6 2 7 14, आ जाएगा हमारा 14 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2 14 दूनी 28 जो 308/3, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कहते हैं 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 6 18 लगभग। तो एरिया ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हो जाएगा एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हो जाएगा हमारा कितना 102.6 - 70.07, कितना हो जाएगा 07 है ये 102.6 70.07, तो ये हो जाएगा 32.53 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। प्रूफ दैट रूट इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा लेट √3 = a/b। ये मान के चलते हैं कि ये क्या है एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है p/q की फॉर्म में a/b मान लेते हैं, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। तो b को इधर लेता है तो कि b √3 = क्या हो जाएगा a, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3b² = a²। इसका मतलब होता है कि a² इज डिवाइजिबल बाय 3, और जब डिवाइजिबल बाय 3 है तो क्या होगा a विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाय 3। तो जब ये a डिवाइजिबल बाय 3 है तो a = 3c हम लिख सकते हैं, जहाँ वेयर c इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर। तो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, यानी पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 3b² = 3c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3b² = 9c², यानी कितना हो जाएगा b² = 3c², और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर भी सेम चीज़ सिचुएशन आ रही है कि b² इज डिवाइजिबल बाय 3, तो b विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we conclude that 3 is common between a and b। अब 3 कॉमन होगा दोनों में, तो 3 कैनॉट बी कोप्राइम, मतलब a and b कैनॉट बी कोप्राइम नंबर्स, सो a and b can't बी कोप्राइम नंबर। अब जब कोप्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब जो फैक्ट हमने सपोज करा है वो क्या है रॉन्ग हो गया। देयरफॉर द फैक्ट
we have supposed is wrong, इसलिए शो √3 विल बी रेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं हो सकता।